देखिए, अब बीपीएससी ने डेट दे दिया है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, तो कई लोग क्या करते हैं ना कि बाकी के जो भी स्टैटिक टॉपिक हैं, उसको तो पढ़ते हैं और जो बिहार स्पेशल स्टैटिक टॉपिक है, उसको लास्ट में छोड़ देते हैं, जो कि आप बहुत ही गलत करते हो। ठीक है। आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ ना डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक आपको बिहार से भी लेना चाहिए। ठीक है। तब जाकर आपका प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन रहेगा और जब आप रिवाइज करोगे ना, तब आपको ये दिखेगा कि हाँ, ये मुझे मज़ा आ रहा है। तो बिहार से क्या सिलेबस होते हैं, बिहार से क्या क्या पढ़ना होता है, देख लेते हैं इन ब्रीफ। तो ज्योग्राफ़ी की अगर बात करें, बिहार ज्योग्राफ़ी की, तो यहाँ पे आपको मैप बिहार का बहुत ही बढ़िया से पढ़ना होगा। ठीक है। बेसिकली मैंने इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर से बहुत ही कंप्लीट तरीके से डिटेल वे में और भी वीडियोस लाऊंगा फिर से। ठीक है। लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। कौन सा आप इसके लिए सोर्सेस यूज़ कर सकते हो, क्राउन यूज़ करिए, या फिर एक बिहार बिहार पनोरमा टाइप का आता है एक, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है। नॉर्मली क्राउन तो बेस्ट रहता है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। तो बिहार के फिज़िकल डिवीज़न पढ़ना होगा आपको। बिहार में जो भी नदियाँ बहती हैं, जो गंगा में कहाँ पे मिलती, तो उसमें से कुछ मेजर जो रिवर्स हैं जो गंगा में कहाँ पे मिलती हैं, वो आपको देखना होता है। बिहार में का जो क्लाइमेट है किस तरह का है, ठीक है, और बेसिकली बिहार का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बिहार डिवाइडेड है, वो थोड़ा देखना होगा। सॉइल किस तरह के बिहार में मिलते हैं, तो आपको पता होगा ज़्यादातर सॉइल तो एलुवियल होंगे, क्योंकि गंगा के किनारे वाले पार्ट्स में। और फिर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे वाटरवे, रोडवेज, एयरवे का क्या यहाँ पे है, तो वो आपको देखना होगा। जहाँ तक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इन बिहार की बात करें, तो वाइल्ड लाइफ तो आप थोड़ा बहुत स्टेटिक वाला जो पार्ट है उसको पढ़ सकते हो, जैसे कि जैसे भीमबांध सेंचुरी वगैरह हो गया, एक नेशनल पार्क है जो बिहार का। तो काफ़ी सारे जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसको तो आप पढ़ सकते हो, वो भी आपको क्राउन में ही मिल जाएगा, अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है एक ISFR, यानी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है, वो इंडिया लेवल पे आता है। उसमें फिर सभी स्टेट का भी इंडिविजुअली दिया जाता है। तो बिहार के साथ साथ वो इंडिया लेवल का पूरा ISFR आपको वो पढ़ना होता है। हर 3 साल पे ये रिपोर्ट निकाला जाता है। ठीक है। जिस तरह से फिर मिनरल रिसोर्सेज जो भी कुछ हैं जो बिहार के सदर्न पार्ट में मिलते हैं, जो बॉर्डर झारखंड से सटा है, वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, तो उसके बारे में भी हमसे पूछा जाता है। जैसे मैच दी फॉलोइंग से वो सवाल मोस्टली आता है। तो बिहार की हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न आपको पढ़ना होता है। सबसे कुछ ना कुछ आपको यहाँ से आप एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस। ठीक है। एंशियंट से भी सोर्सेज से एक आध क्वेश्चन पूछ ही देता है बिहार से। तो बिहार की अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपको सारे से एक्सपेक्टेड रहता है। ठीक है। मेडिवल से ही थोड़ा सा कम यहाँ पे आएगा, लेकिन एंशियंट से भी पूछता है, क्योंकि बिहार का एंशियंट हिस्ट्री ही गोल्डन हिस्ट्री रहा है। तो एंशियंट से तो बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, फिर मॉडर्न से भी पूछेगा। ठीक है। बिहार के इकोनॉमिक्स में जैसे बात करें तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इंडस्ट्रीज़ बिहार, जो भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ लगे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में आने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीजंस हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, इस पे भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। मिनरल रिसोर्सेस बिहार में, तो ये तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों में ही आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये करेंट का पोर्शंस है, तो आप अगर 70th बीपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मार्च में आपका ये दोनों ही इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट दोनों ही आ जाएगा। ठीक है। तो वहाँ उस टाइम वो वाला आप उसको कर लेना। फिर एनर्जी सेक्टर की बात यहाँ पे आपसे पूछी जा सकती है। एनर्जी सेक्टर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली।
पॉलिटी में एज सच तो कुछ नहीं पूछा जाता है, बट हाँ पंचायती राज सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अगर पॉलिटी देखा जाए बिहार का, तो उससे फिर या फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव पूछिए, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, आप इसको पढ़ के रखना होगा। आर्ट एंड कल्चर बिहार का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर मिसलेनियस में हमने रख दिया है बिहार का करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो करेंट अफेयर्स तो मैं भी प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ, और डेली बेसिस पे जो डिस्कशन चल रहा है न्यूज़पेपर का, उसमें भी आपको मिल ही रहा है। फिर बिहार का सेंसस से सवाल पूछा जाता है, हालांकि लास्ट जो 69th बीपीएससी का हुआ था उससे में पूछा नहीं गया था। हाँ, एक पूछा गया था, वो भी शायद डिलीट कर दिया गया। फिर बिहार में फर्स्ट, ये सारे टॉपिक्स जो है नॉर्मली आपसे पूछे जाएंगे, कितना भी पैटर्न चेंज है इसमें एक आध क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही कर सकते हो। तो इस सब को चीज़ें आपको पढ़ के जाना ही जाना है। तो आज है 16 दिसंबर, और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सैटरडे है तो बहुत ही कम न्यूज़ है। फिर भी हमें चार ऐसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। प्रोटेस्ट रॉक पार्लियामेंट ओवर सिक्योरिटी ब्रिज रो, भजन लाल शर्मा स्वर्न इन एज न्यू सीएम ऑफ राजस्थान। तो देखते हैं। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं हम 16 दिसंबर के अपने डीएनडी में। पहला न्यूज़ आर्टिकल, प्रोटेस्ट रॉक पार्लियामेंट ओवर सिक्योरिटी ब्रिज रो। तो फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा है पार्लियामेंट में, अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, और इसी प्रोटेस्ट के दरमियान में एक आपको वो भी आपको पता, पूरा गर्मा गर्मी में 14th अपोजिशन एमपी को सस्पेंड भी कर दिया गया था ये पूरे सेशन के लिए। तो उस पे भी यहाँ पे किया जा रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो ललित झा बताया जा रहा है कि ये मास्टर माइंड था, ये पकड़ा गया है। ठीक है, ये भी पकड़ा जा चुका है। तो पार्लियामेंट बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ भी रहने वाला है, और 70th बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़िएगा, आप लक्ष्मीकांत यूज़ करिएगा और उसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। नॉर्मली मैं इन ब्रीफ थोड़ा बहुत पार्लियामेंट का बताता हूँ। जैसे पार्लियामेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 में आपको मिलेगा, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में अवेलेबल है। पार्लियामेंट के लिए डील करता है, या पार्लियामेंट का प्रोसीजर कहो, या पार्लियामेंट के जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको इन्हीं आर्टिकल्स में अवेलेबल है। पार्लियामेंट जो है, यहाँ पे दो सदन हैं, दो हाउसेस हैं, एक तो लोकसभा, और यहाँ पे दूसरा जो है वो है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है ये डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। लोकसभा में टोटल 550 टोटल स्ट्रेंथ है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, और यानी सीट आप कह सकते हो। और राज्यसभा में 250 स्ट्रेंथ है, आपको मालूम होना चाहिए। अब बात अगर हम प्रेसिडेंट की करें, क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट हैं? तो देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना ही इसके किसी सिटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट हैं। ठीक है, क्या है? इंटीग्रल पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटीग्रल पार्ट इसलिए हैं क्योंकि जो भी बिल आएगा वो उसको एक्ट बनने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद आपको प्रेसिडेंट का ही एसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब यहाँ से एसेंट होगा मिलेगा, तब जाकर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, भजन लाल शर्मा स्वर्न इन एज अ न्यू सीएम ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं भजन लाल शर्मा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 2023 में पूरे 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसके कुछ ऐसे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। मोहन यादव जो कि
मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। विष्णुदेव साई ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। तो ये 3 स्टेट जो है इसको बीजेपी ने जीत लिया है इस स्टेट को, और बीजेपी का ये रूलिंग है यहाँ पे। और ये जो एक तेलंगाना में बने हैं रेवंत रेड्डी, यहाँ पे कांग्रेस जीती है। और एक मिज़ोरम की हम बात करें तो मिज़ोरम में लालदू होमा बने हैं चीफ मिनिस्टर। इनकी पार्टी का नाम है JPM। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए हमारे देश में इलेक्शन जो होता है वो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट होता है। ठीक है, FPTP प्रोसीजर का हम फॉलो करते हैं इलेक्शन में। यानी कि वोट का परसेंटेज चाहे बहुत ज़्यादा कम भी हो, बहुत कम भी मिला हो, लेकिन हमारा जो है हमने रीजन को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट रखा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने बांट रखा है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर बात करें कि यहाँ पे मान लो 8 कैंडिडेट्स जो हैं वो खड़े हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, इन 8 कैंडिडेट्स में किसी एक भी ज़्यादा वोट आ गया, किसी को ज़्यादा वोट आ गया, और बाकी तो फिर बाकी 7 जो हैं उनका काम ख़त्म हो गया, ये यहाँ के जीत जाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, यानी कि हो सकता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 1000 लोग हैं जो यहाँ पे वोट कर रहे हैं। 1000 लोग वोट कर रहे हैं। इन 1000 में से मोस्ट ऑफ दी मान लो कि यहाँ से 700 ऐसे वोट्स थे जो बिल्कुल नोटा में चले गए। ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, 700 वोट्स अगर नोटा में चले गए और यहाँ पे मात्र 300 वोट्स बचा। इन 300 वोट्स में से एक कैंडिडेट को 100 वोट्स मिले और बाकी 7 कैंडिडेट्स में 200 वोट्स कुछ कुछ करके बट गए। तो ये एक कैंडिडेट जो है वो जीत जाएगा, यहाँ से इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये फर्स्ट पास दी पोस्ट, ये प्रोसीजर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देख रहा कि सबसे ज़्यादा, यहाँ पे देखो कि वोट का परसेंटेज जो है 700 वोट्स तो यहाँ पे मिले ही नहीं, यहाँ पे नोटा में चले गए। लेकिन यहाँ पे 300 जो वोट्स मिले उसी में से ही यहाँ पे हार जीत का फैसला हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली के MLA इलेक्ट करते हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है और ना ही प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर का सिर्फ इतना लिखा है कि आर्टिकल 163 में बस इतना ही लिखा है कि गवर्नर जो हैं वो आर्टिकल 163 में है कि गवर्नर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को और जो भी बाकी के जो मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट का होगा उसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने के लिए वो अपना नेता, वो पार्टी अपना चुनेगा जो भी नेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। और जब भी इलेक्शन होता है तो ये देखा गया है कि BPSC नॉर्मली इस तरह के मैच द फॉलोइंग में सवाल पूछता है कि स्टेट्स का सीट्स का स्ट्रेंथ, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी सीट्स हैं उसका स्ट्रेंथ पूछता है। तो अगर 5 स्टेट की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में जो टोटल स्ट्रेंथ है सीटों का वो 90 है, और बीजेपी को शायद 65 के अराउंड, 65 नहीं एक्चुअली 55 के अराउंड आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।
फिर इस तरह से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब बिहार में तो आपको पता होगा 243 है। उसी तरह से तेलंगाना में 119 है लेजिस्लेटिव असेंबली। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का 230 सीट है। और मणिपुर का 60 है, लेकिन इलेक्शन हुआ था मिज़ोरम में। ठीक है, मिज़ोरम में इलेक्शन हुआ था जहाँ पे 40 है। नॉर्मली तो है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट हैं वो 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। जैसे आप मिज़ोरम को ही देख लो, सिर्फ़ और सिर्फ 40 सीट है। ठीक है, उसके बाद आप और भी सिक्किम को देख लो, यहाँ पे 32 सीट हैं। पुदुचेरी 30 सीट है। ठीक है, ये तो खैर पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत एक्सेप्शन भी देखने को मिल रहा है। और भी अगर कुछ इम्पोर्टेंट आप लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। आंध्र प्रदेश का है 175 और तेलंगाना कितना 119। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। और एमपी का भी सीट, यहाँ पे लोकसभा का भी सीट उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 294, कर्नाटका 224 सीट है यहाँ पे, आप देख पा रहे होगे। अब इस मैप को थोड़ा सा देखो, ये जो मैप है इस मैप को देखो कि भारतीय जनता पार्टी 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का रूल है। ठीक है, अब ये पहली ऐसी कोई पार्टी बनी जो कि भारत के इतने राज्यों में रूल कर रही है अकेली। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 12 राज्यों में भी फ़िलहाल में रूल कर रही है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे आप देख रहे हो, सैफ्रॉन आप कह सकते हो, ये वाला पार्ट। और ये भी जो है यहाँ पे, ये आपको दिखा रहा है महाराष्ट्र। ये भी आपको एनडीए यानी कि बीजेपी का ये अलायंस है, तो एनडीए में ये पार्ट है। फिर यहाँ पे इधर अगर नॉर्थ ईस्ट में देखो तो असम यहाँ पे आप देख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश दिख रहा होगा। ठीक है, और वहीं आप देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस मात्र 3 राज्यों में है। एक तो आपको हाल ही में पता होगा यहाँ पे तेलंगाना, कर्नाटक और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। और बाकी राज्य जो हैं ये सब आप बिहार, झारखंड, ये सब जो राज्य आप देख रहे हो, या फिर तमिलनाडु, केरल, ये सब देख रहे हो, ये सब वहाँ की लोकल पार्टी जो हैं उनका यहाँ पे राज्य है, उनका रूल है। तो एक नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, प्रिसीजन अनवेल्स पासवर्ड मैनेजर। तो प्रिसीजन बायोमेट्रिक एक कंपनी है जिसने पासवर्ड मैनेजर, ठीक है, पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा डिवाइस में ये डेवलप किया है कि डिवाइस में जो भी पासवर्ड है उसको मैनेज किया जाता है। यानी आपके पास अगर मल्टीपल पासवर्ड है, आपके वर्क का, बैंकिंग का, सोशल मीडिया का या दूसरे वेबसाइट हो, मल्टीपल डिवाइसेस में जो पासवर्ड आपने लगा रखा है, ये होम में, घर में हो या फिर ऑफिस के ब्राउज़र एप्लीकेशन में हो, तो कई आजकल लोग कई मल्टीपल पासवर्ड रखते हैं और उसको भूल जाते हैं, या फिर किसी दूसरे के हाथ में वो आने का भी डर रहता है। तो ये कंपनी जो प्रिसीजन बायोमेट्रिक है, इसने बनाया है एक पासवर्ड मैनेजर जिसका क्या नाम है याद रखिएगा, इना आईटी की। इना आईटी की नाम का ये पासवर्ड मैनेजर डेवलप किया है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है टू इंस्टॉल एंड प्रोवाइड्स इन्हांस डिजिटल सिक्योरिटी फॉर द यूजर्स। ये जनरेट कर सकता है 64 कैरेक्टर्स का पासवर्ड, 64 कैरेक्टर्स तक का पासवर्ड ये जनरेट कर सकता है। फ़िलहाल तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स में काम करेगा, टैबलेट्स में काम करेगा या फिर लैपटॉप्स में ये एनआईटी की काम करेगा।
जहाँ तक बात फ़ोन की करें या फिर मोबाइल की करें तो इसके लिए आगे मोबाइल फ़ोन में भी ये इना आईटी की मैनेजर पासवर्ड मैनेजर लाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी पीसी टैब और लैपटॉप में ही के लिए है। इन आईटी की ये भी पूछा गया कि क्या इसमें अगर आप इसको स्टोर करोगे पासवर्ड को तो हैक होने का भी ये डर है। तो इना आईटी की यहाँ पे ये जो मिस्टर चैको हैं ये बता रहे हैं, जो इसके प्रिसीजन बायोमेट्रिक के डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं एक्चुअली, ये बता रहे हैं कि इना आईटी की जो है वो स्टोर करता है सभी क्रेडेंशियल ऑन द डिवाइस इनक्रिप्टेड फॉर्म में, ये करता है, ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में इसको स्टोर करता है, हैक नहीं होगा अनलाइक अदर्स ऑन द क्लाउड और इन द कंप्यूटर। यानी कि ये जो पासवर्ड होगा तो वो नॉर्मली शो नहीं होगा, दिखेगा नहीं किसी को। तो आपको मेनली याद रखना है यहाँ पे कि प्रिसीजन बायोमेट्रिक ने डेवलप किया है इना आईटी की, जो एक पासवर्ड मैनेजर है। अब देखिए एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे हम आते हैं। यमन्स हाउती रिबेल्स हिट कार्गो शिप इन द लेटेस्ट रेड सी अटैक। इसको समझने से पहले आपको मैप देखना होगा। ये है हमारा भारत और इसके वेस्ट साइड में हम आते हैं, हमें मिलता है अरबियन सी। जब अरबियन सी को हम क्रॉस करते हैं तो ये आपको ये कंट्री एक दिख रहा है, ये है ओमान। ओमान से हमारा फ्रेंडली रिलेशन है एक्चुअली, और ओमान के बगल में ही आपको यमन दिखेगा, और यमन के पास से आपको गुजरता हुआ दिखेगा रेड सी, लाल सागर। ये वाला जो रेड सी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। इस रेड सी से जो है कार्गो शिप लाया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्री से यहाँ पे इंडियन ओशन में यहाँ पे लाया जाता है। कार्गो शिप का मतलब समझो सामान ढोने वाला शिप, सामान वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होता है, तो शिप के थ्रू यहाँ पे लाया जाता है। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि ये जो यमन है ना, इस कंट्री को कुछ सेपरेटिस्ट या फिर मिलिटेंट ग्रुप ने कब्ज़ा कर रखा है इसके सदर्न पार्ट पे। आप इतना जो इसका पार्ट, आप ये वाला पार्ट आप कह सकते हो कि इस पार्ट पे यमन के उसने कब्ज़ा कर रखा है। इसका नाम है हौती रिबल्स, ठीक है, हौती रिबल्स इसका नाम है। ये रेड सी से आए हुए शिप को अटैक करता है। बेसिकली ये लुटेरा है, एक तरह से लूट लूट के ये अपना भी काम चलाता है। लेकिन फ़िलहाल का जो रीज़न है वो उसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि पॉलिटिकल या फिर जियोपॉलिटिकल से भी यहाँ पे कहा जाता है। क्योंकि ये जो यहाँ पे यमन में ये जो हौती रिबल्स हैं, इसको बैक कौन करता है, इसको सपोर्ट मिल रहा है ईरान का। ईरान जो कंट्री है, ठीक है, ईरान का इसको सपोर्ट है। और आपको मालूम होगा इज़राइल इज़राइल जो है गाज़ा में बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। गाज़ा में वो जो हमास है उसको बिल्कुल ही वो ज़ीरो कर देना चाहता है, हटाना चाहता है। तो ये अटैक चल रहा है, तो फ़लस्तीनियन के सपोर्ट में यहाँ पे हौती रिबल्स का कहना है कि हम फ़लस्तीनियन के सपोर्ट्स में यहाँ पे शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, ताकि इज़राइल इज़राइल पे प्रेशर बनाया जाए, इज़राइल पे प्रेशर क्रिएट किया जाए, इसलिए ही हम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ये कहना है हौती रिबल्स का, ठीक है। आप समझ सकते हो कि हौती रिबल्स क्या है। ये एक तरह से सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि यहाँ पे अपने ही कंट्री में आधी कंट्री को ये कब्ज़ा कर रखा है, बिल्कुल अपने मिलिट्री के दम पे। क्योंकि इसको काफ़ी सारे जो भी एडवांस इक्विपमेंट्स जो हैं वो ईरान प्रोवाइड करता है। और ईरान पे भी आपको पता होगा यूएसए का सैंक्शन है, क्योंकि ईरान अपना अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है वो मिसाइल वगैरह जो भी है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह डेवलप करता रहता है बिना किसी रोक टोक के। तो इसके लिए यूएसए, क्योंकि यूएसए के यूएसए का बात नहीं मानते, तो यूएसए ने ईरान पे भी सैंक्शन लगा रखा है, ठीक है।
और ये जो शिप है, इस शिप का नाम है अल जसरा। ठीक है, अल जसरा स्टक इन द लाइबेरिया फ्लैग्ड कार्गो शिप है। लाइबेरिया का यहाँ पे इसमें फ्लैग लगा था इस कार्गो शिप में, इस पे इसको ही अटैक किया है। तो इसी तरह से यूट्यूब से तो जुड़े रहिए ही, और साथ में हमसे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से हमारे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर बीपीएससी ज्ञान से आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ज्ञान। जय हिंद।